एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। और इस सीरीज के अंदर आज का चैप्टर, जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने आधा चैप्टर पढ़ा था, वो था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपने पहले मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैसे फैक्टर्स माने, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराया। ओके, वही इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेसिस पे दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर टेस्ट क्रॉस किया और टेस्ट क्रॉस के बेसिस पे 1:2:1 देखा, फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन से 1:2:1 निकाला। ये सारी बातें अपने लास्ट लेक्चर में देखी। आज हम देखेंगे टू जीन इनहेरिटेंस, टू कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे। तो दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में मेंडल ने जो सेलेक्ट किए थे वो दो कैरेक्टर कौन से थे? वो थे सीड के लिए सीड का शेप और सीड का कलर। उससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर आपको पता है स्टार्च ग्रेन साइज होता है। स्टार्च ग्रेन का साइज जो होता है उसके लिए तीन तरीके के स्टार्च ग्रेन बनते हैं, यानी कि तीन जीनोटाइप और तीन स्टार्च ग्रेन। इंटरमीडिएट, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर जैसे कैपिटल बी ले लेते हैं, मान लो बी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्च ग्रेन साइज की अगर बात करें तो हम ले लेते हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये यहां पर ग्रेन साइज होंगे लार्ज, यहां होंगे इंटरमीडिएट और यहां होंगे स्मॉल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है कैरेक्टर की। यहां पर इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहे हैं, तो स्टार्च ग्रेन साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। ऐसे ही फ्लावर कलर के लिए पढ़ लिया था, को डोमिनेंस पढ़ लिया था। मल्टीपल एलील्स को ध्यान रखना। मेंडल के अकॉर्डिंग जो था वो वन जीन टू एलील होते हैं, वन जीन टू एलील्स। अगर मोर देन टू एलील्स होते हैं तो मल्टीपल एलील्स होते हैं। अगर वन जीन मोर देन टू एलील्स हैं तो फिर हम कहेंगे उसको मल्टीपल एलील्स। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील्स। और मल्टीपल एलील्स जो है उसका एग्जाम्पल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप्स, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको पता है एक जीन होती है आई जीन। आई जीन के तीन एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? तीन एलील्स। आई जीन 3 एलील्स। और 3 एलील्स कौन से हैं? ये वाले 3 एलील्स में आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये 3 एलील्स हैं। आई ए जो होता है वो एंटीजन ए बनाता है, एंटीजन बी बनाता है, ये नो एंटीजन बनाता है, नो एंटीजन। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। तो मल्टीपल एलील के अंदर कितने टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे? अगर 3 एलील हैं तो टोटल जीनोटाइप्स, अगर टोटल जीनोटाइप्स पता करना है तो फॉर्मूला है n/2 n+1। तो यहां पर n की वैल्यू जो है वो क्या है? n = 3। तो यहां आ जाएगा 3/2 3+1। तो 3/2 तो हो जाएगा कितना? n/2। 3/2 = यहां पर हम बोल देंगे n/2 n+1। तो n इज 3 एलील्स, तो 3/2 इसका मतलब 1.5 और 1.5 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 6। तो टोटल आपके पास में 6 टाइप ऑफ टोटल जीनोटाइप्स यहां पर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको टोटल जीनोटाइप्स आपको पता ही है 6 टाइप के होते हैं। और 6 टाइप के कौन से होते हैं? आई ए, ऐसे बी, आई बी, ऐसे ही आई ए स्मॉल आई, तो ऐसे आई बी स्मॉल आई। तो 4 तो ये हो गए। 2 कौन से बचे? स्मॉल आई, आई ए और आई बी। तो ब्लड ग्रुप्स उनके अकॉर्डिंग आपको देखने मिल जाएगा। ये ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होगा, ऐसे ही यहाँ पर बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यहाँ ए होगा तो ऐसे बी होगा तो बी हो जाएगा। ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया, ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल एलील हो गया आपके। अब हम पढ़ते हैं क्या कि टू जीन का इनहेरिटेंस, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है वो क्या होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो है वो क्या बताता है? मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए और उसने इस तरीके से आपको क्या समझाया? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर सीड का शेप का हाइब्रिड F1 ऐसा है और कलर का हाइब्रिड ऐसा है, तो अगर इसका क्रॉस इस तरीके से कराते हैं, ये 2 पेरेंट्स बन गए ऐसे, तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो 2 जीन के लिए हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस।
तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, तो टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, एक तो देखो कितना है भाई, कितना, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स का मतलब समझ में आ रहा है? दो जीन, दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट, तो दो कैरेक्टर के चार ट्रेट, एक कैरेक्टर का एक पेयर ट्रेट, तो दो कैरेक्टर के टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। तो टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड segregation of one pair of characters, segregation of one pair of trait of a character is independent of other pair of characters। मतलब इसका जो सेग्रीगेशन होगा, इस कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है, अगर मान लो इसके कैरेक्टर के सेग्रीगेशन, मान लें सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि ये कैरेक्टर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ये गैमेट के अंदर कैरेक्टर सेग्रीगेट हो रहा है, अगर ये एलील सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो ये एलील दूसरे वाले पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि किसी को बोल दिया कि राउंड शेप है तो रिंकल्ड के साथ ही जाएगा, ये तो हो गया डिपेंडेंट सेग्रीगेशन, है ना। तो राउंड सीड के साथ में, सॉरी, राउंड सीड के साथ में येलो कलर ही जाएगा, ये हो गया डिपेंडेंट सेग्रीगेशन। लेकिन राउंड के साथ में येलो भी जा सकता है और ग्रीन भी जा सकता है, ये हुआ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। इसको बोलते हैं कि कैरेक्टर एक दूसरे पर सेग्रीगेट होते टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। तो segregate pairs of in dihybrid cross when two new combination round green और wrinkled yellow formed due to independent assortment। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यू कॉम्बिनेशन बनता है ना, न्यू, एक तो होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एक होते हैं पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन। पेरेंट क्या है भाई? राउंड येलो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इन डाइहाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशंस, कौन से नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? आपको पता है 9:3:3:2 रेशो के अंदर मिलता है ना। तो 9:3:3:2 रेशो के अंदर आपको पता है राउंड येलो है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? तो 9:3:3:2 के अंदर टू न्यू कॉम्बिनेशंस विल बी फॉर्म, नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, नए कॉम्बिनेशन ऐसे जो पेरेंट में कभी नहीं थे। पेरेंट में कौन कौन से थे जो आपको थे? कौन से? रिंकल्ड पेरेंट जो था वो कैसा था? येलो रिंकल्ड था, राउंड येलो था या नहीं था? तो दो टाइप के पेरेंटल है, यानी कि आपने जो पेरेंट लिए थे स्टार्टिंग के अंदर वो कैसे लिए थे? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो कौन से हैं? इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि 9:3:3:1 के अंदर राउंड येलो ये हो गए और रिंकल्ड ग्रीन ये हो गए। लेकिन 3:3:2 रेशो के अंदर दो मिले आपको नए कॉम्बिनेशन, टू न्यू कॉम्बिनेशंस। और ये कॉम्बिनेशन बने हैं किसकी वजह से? कि ये कैरेक्टर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे राउंड के साथ ग्रीन भी है और रिंकल्ड के साथ येलो भी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये कैरेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है ट्रेड। तो ये कब जा सकता है? क्योंकि इस कैरेक्टर को ले जाने वाले जो एलील जो होते हैं वो जब गैमिट के सेग्रीगेशन के टाइम पे, गैमिट फॉर्मेशन में एनाफेज 1 के दौरान जब सेग्रीगेट होते हैं तब वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होते हैं। इस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए जरूरी नहीं होता, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फॉर्म्ड ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली जाते हैं, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट ही क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सीड शेप एंड रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, ये दो जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू बने हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फिनोटाइप हैं जिसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है, जिससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो होता है? तो वो है न्यू कॉम्बिनेशंस शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें इंडिपेंडेंट, ये तो पेरेंटल है तो ये तो फिक्स था, हमको तो पता था कि ऐसा ही बनेगा, लेकिन ऐसा भी बन गया। इसका मतलब है कि ये कोई डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इस वजह से ये भी बना सकते हैं। तो इनकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आता है। और ये किसकी वजह से बनते हैं? ये गैमिट बनने की वजह से बनते हैं, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन डिपेंड करता है गैमिट पर। तो इसका मतलब गैमिट के अंदर कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे रहे होंगे? रिकॉम्बिनेशन वाले गैमिट बने होंगे। पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन तो थे ही थे, दो नए कॉम्बिनेशन वाले बने होंगे। और दो नए कॉम्बिनेशन वाले गैमिट बनना डिपेंड करता है दो बातों पर, दो नए टाइप वाले गैमिट बनना दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात, अगर दो जीन, दोनों कैरेक्टर की जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो रिकम्बाइंड टाइप के जो गैमिट बनते हैं
वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनते हैं। शर्त है दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, लिंक्ड नहीं होना चाहिए, टाइटली लिंक्ड नहीं होना चाहिए। अगर टाइटली लिंक्ड हो गया तो फिर बीच में से कटेंगे नहीं, बीच में से दोनों हटेंगे नहीं, तो फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 4 टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे। और अगर 2 जीन जो भी आप इनहेरिटेंस में काम में ले रहे हो वो अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर का कोई रोल नहीं होता 4 टाइप के गैमेट बनने के लिए। वहां पर मेटाफेज 1 में मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम जब अलाइन होते हैं तो अलाइनमेंट अलग अलग हो सकता है। इस शॉर्ट फिंगर के साथ शॉर्ट फिंगर भी जा सकती है और इस शॉर्ट फिंगर के साथ में ये लॉन्ग फिंगर भी जा सकती है। तो ये ऐसे अलाइन हुआ तो ये जाएगा, ऐसे हुआ तो ये जाएगा। अगर ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है तो आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और अगर ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी जा सकता है ऊपर। तो ये इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट की वजह से आप 2 टाइप के रिकम्बाइंड गैमेट भी बना सकते हैं और वो गैमेट बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है, तब यहाँ पर रिकम्बाइंड टाइप के न्यू कॉम्बिनेशन वाले पेरेंट्स बच्चे बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो हुआ है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रीजन कहां पर छुपा हुआ है? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट में when 2 genes are located on 2 different chromosome, और क्रॉसिंग ओवर में when 2 genes are located on same chromosome at a distance, तब जाकर के आपको रिकम्बाइंड गैमेट बनते हुए नजर आएंगे और तब वो बनेंगे, वो फ्यूज होंगे तो आपको कैरेक्टर नए कॉम्बिनेशन वाले मिलेंगे जिसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हुए ट्रेड बोलेंगे। ओके, तो ये था इंडिपेंडेंट। और रेशो क्या मिला? 9:3:3:1 3:1 फिनोटाइप। तो ये निकाल सकते हैं आप कैसे कि 3:1 मोनो हाइब्रिड का है और इसकी पावर n लगा दो, n जितनी जीन का इनहेरिटेंस करो वो, या 2 जीन का इनहेरिटेंस कर रहे हो तो 3:1 का n, और यहां पर आ जाएगा आंसर 9:3:3:1। अब जीनोटाइप भी निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। जब मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप 1:2:1 आया तो इसका पावर n लगा दो, n इनहेरिटेंस करने वाले जीन है 2, तो यहां अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इनको मल्टीप्लाई करोगे 1:2:1 को 1:2:1 के साथ में, तो एक बार में 1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो रीजन आया 1:2:1। फिर 1:2:1 में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 2:2 4:2, फिर पीछे बचा 1, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1:2:1। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 1 2 3, तो इसका मतलब टोटल मोनो हाइब्रिड में टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 3, और 3 पावर n लगा दो। ओके, क्लियर? टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड में? 1 2 3, तो ये 3, n क्या है? नंबर ऑफ जीन। तो इसका मतलब यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 लगाओ तो 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 9, तो 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप ऑब्टेन हो जाएंगे। और 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं तो 9 तरीके के जीनोटाइप कितने में मिल रहे हैं? टोटल 16 ऑफस्प्रिंग के अंदर, टोटल 16 ऑफस्प्रिंग बनेगी। 16 ऑफस्प्रिंग के अंदर 9 टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप का रिपीटेशन हो रहा है। तो कहीं तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार है, कई ऐसे जीनोटाइप हैं जो 2 बार है, और कोई एक ऐसा है जो अकेला ही 4 बार है 16 में। तो ये आपको रटने हैं कि कौन सा, वो जो बॉक्स है मेंडल का उसमें से यहाँ पे रटने हैं आपको, ये जो बॉक्स है उसमें से आपको देखने हैं कि कौन से वाले जीनोटाइप तो 4 बार हैं, कौन से वाले 2 बार हैं और कौन से वाले 1 ही बार हैं। तो टोटल टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितने मिले? 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। कितने ऑफस्प्रिंग में? 16 ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्लियर? और कितने टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं? फिनोटाइप का रेशो कितना है? 3:1 रेशो, तो रेशो आ गया 9:3:3:1। तो 9 कौन है, 3 कौन है, 3 कौन है, 1 कौन है, वो भी रट लेना, है ना? तो येलो राउंड, रेशो येलो नहीं है, राउंड येलो है, ये राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है, रिंकल्ड ग्रीन 1 है, तो ये 9:3:3। तो कितने टाइप के फिनोटाइप मिले मोनो हाइब्रिड में? 2 टाइप के फिनोटाइप। तो 2 टाइप के फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड में है, तो डाई हाइब्रिड में कितने बनेंगे? तो n लगा दो। n क्या है? नंबर ऑफ जीन्स। अगर ट्राई हाइब्रिड के अंदर नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछते तो n = 3। डाई हाइब्रिड में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने? 1 2 3 4, 4 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। 2 लगाते हैं यहाँ पे, 4 टाइप के फिनोटाइप आ गए। ओके, तो ये नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप रेशो, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप रेशो। और रटना क्या है कि कितने बार किसका रिपीटेशन हो रहा है, ये बॉक्स से पता लगेगा। अब बात आती है गैमेट्स की। इसके लिए फॉर्मूला है
इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस पेरेंट का। इससे गैमिट बनाने हैं तो इसमें एक पेरेंट इधर है, दूसरा पेरेंट इधर है, तो दोनों सेम पेरेंट है। तो इससे कितने टाइप के गैमिट बनेंगे, तो कितने टाइप के गैमिट बनेंगे, तो उसके अंदर प्रेजेंट हेटेरोजाइगस को गिन लो आप। तो इसमें 2 हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हेटेरोजाइगस है तो यहाँ पे आप लगा दो सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ गैमिट का पावर 2 पावर n, हमेशा n लगा दो, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एलील का जो पेयर होता है, एलील का जो पेयर होता है, उस वजह से यहाँ पे अपन ने 2 लगा दी है। और 2 के अंदर जो हेटेरोजाइगस होंगे उनका पावर लगा देना है ऊपर। यहाँ पर कितने हेटेरोजाइगस है, 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2 पावर 2। तो टोटल गैमेट कितने टाइप के देख लो, सब अलग अलग हैं। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, चारों एक दूसरे से अलग है। तो 4 टाइप के गैमेट बन गए। तो देखो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और ये रहे 4 टाइप्स ऑफ गैमेट बनाए हुए। अगर बनाना नहीं आता है तो आपको बनाना सीख लो कि आर यहाँ पे लगा दो, यहाँ स्मॉल आर लगा दो, यहाँ कैपिटल वाई लगा दो, यहाँ स्मॉल वाई लगा दो, सबके सामने लाइन ड्रॉ कर लो, इनको और इनको, इसको कांस्टेंट मान लो, फिर यहाँ लिख दो, फिर इसको कांस्टेंट मान लो, फिर यहाँ लिख दो, तो ये चारों मिल जाएंगे आपको, है ना। मजा तो तब आता है जब यहाँ पे 3 लिखे हुए होते हैं। 3 लिखा हुआ, मान लो कैपिटल जेड स्मॉल जेड होता, तो फिर क्या करो, इन दोनों को पहले बनाओ, फिर ये जो 4 बन गए, इन 4 को लाइन पे लिखो और लाइन पे लिख करके उनको आगे बना लो। तो ये अल्टीमेटली 8 तक आपको पूछा जाएगा, कितने गैमेट बनेंगे, फाइनली 8 तक पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। ओके, क्लियर। तो चलो जी, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लोगों ने बोला कि सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ कि 4 टाइप के गैमेट बनना। अब आपको पता होना चाहिए ये 4 टाइप के गैमेट कैसे बने। सुनना, मेंडल के अकॉर्डिंग ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, मेंडल को नहीं पता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं। पी प्लांट के अंदर हैप्लॉइड सेट में 7 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जितने भी टाइप की जीन होगी वो 7 ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी सभी पे। तो इनको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप्स। तो जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको उतने ही लिंकेज ग्रुप्स बोला करते हैं, जितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर, फीमेल के अंदर 23 टाइप के क्रोमोसोम है, 22 तो ऑटोसोम हो गए और 1 एक्स क्रोमोसोम हो गया, है ना। तो वहां पर होंगे 23 टाइप्स ऑफ लिंकेज ग्रुप। लेकिन मेल के अंदर क्या होगा, मेल में 22 तो होंगे ही होंगे, 22 तो ऑटोसोम होंगे ही होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो दोनों ही अलग अलग है ना, सेक्स क्रोमोसोम है वो बात अलग है, लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर जीन तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स पे भी जीन होगी और वाई पे भी जीन होगी, तो उनको भी काउंट करेंगे। तो ह्यूमन के अंदर मेल में 24 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। तो जितनी जीन्स, जितने क्रोमोसोम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उन क्रोमोसोम को गिन लो, उनको लिंकेज ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। तो मेंडल के अंदर, मेंडल के जो पी प्लांट था उसमें 7 लिंकेज ग्रुप है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n = 14 है। और 7th क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जितने भी 7 कैरेक्टर उसने लिए थे उनकी जीन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्रोमोसोम पर जीन डिस्ट्रीब्यूटेड थी उसकी। क्रोमोसोम नंबर 1 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्रोमोसोम नंबर 7 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 क्रोमोसोम के ऊपर 3 जीन है, जिसमें से एक लिंक्ड जीन है। ओके, 2 जीन आपस में लिंक्ड हो जाती है वहां पर। तो एक्चुअली वो कौन सी होती है छोड़ो, ये जो दे रखी है, ये जो सीड का जो कलर है और सीड का शेप है, वो क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 7 पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो 2 अलग डिफरेंट क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट हो गई। तो आप बताइए ये 4 टाइप के गैमेट बनना अब किस पर डिपेंड हो गया, इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट पर डिपेंड हो गया। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का था उसमें ये जो जीन है वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, और 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो यहां पर पहला कॉम्बिनेशन क्या था, मान लो डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड में यहां मान लेता हूं, क्या मैं यहां पे मैं मान रहा हूं, क्या सुनो, यहां पर माना जा रहा है कैपिटल आर, यहां माना जा रहा है स्मॉल आर, यहां माना जा रहा है कैपिटल वाई, यहां माना जा रहा है स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक अलाइनमेंट ये है जिसमें ये हुआ। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये 4 टाइप के गैमेट क्यों मानते हैं। अगर मान लो ये ऐसे ही होता हर बार तो इसको तो हम बोलते थे डिपेंडेंट, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये अलाइनमेंट ऐसे भी तो हो सकता है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये दो जो बने हैं वो रिकम्बाइंड बने, ये इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाए हैं। दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर थे और सेम क्रोमोसोम पर होते तो क्या होता, सेम क्रोमोसोम पर होते तो आपको पता है 4 क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड में ये ऐसे क्रोमेटिड है, ये एक, ये दो, एक क्रोमोसोम की ये और ये दूसरे क्रोमोसोम की, है ना। तो यहां पर देख लो मैं क्या लिखता हूं, कैपिटल आर, तो ये तो सेम ही होगी, ये कैपिटल आर। यहां पर कौन होगी, कैपिटल वाई, तो ये भी कौन होगी, कैपिटल वाई। ओके, सॉरी, दो सेम क्रोमोसोम पर मान रहे हो ना आप, एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई। हो गया क्लियर। अब अपन हम देख लेते हैं कि सर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया, तो हम किसका ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। तो यहां हो गया स्मॉल आर, यहां भी हो गया स्मॉल आर, यहां हो गया स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल वाई। अब हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होते ही क्या हुआ, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये यहां से कटेगा, ये यहां से कटेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कैपिटल आर जो है वो इधर आ जाएगा। ओके, और वो स्मॉल आर जो है वो, ये स्मॉल आर जो है वो इधर चला जाएगा। तो यहां कॉम्बिनेशन इस क्रोमेटिड का क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई बना, है ना। इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद पहले तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई था। अब देख लो, अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो यही गैमेट बनता, तो दो ही टाइप के गैमेट बनते ना। हम कह रहे हैं 4 टाइप के गैमेट बनाने, ये तो बन गए। ये कैसे बनेंगे, अगर ये दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर होती तो क्रॉसिंग ओवर इनको क्या कर देता, ये देखो ये स्मॉल आर यहां चला गया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर इधर आ गया, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये दो टाइप के गैमेट जो बने हैं वो क्रॉसिंग ओवर की बाद बने हैं। तो हम कह सकते हैं ये 4 टाइप के गैमेट बनते हैं, तभी जाकर के यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है, और ये आपके पास में इसका रिजल्ट है। गॉट इट। इसके लिए जीन एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होनी चाहिए। अगर ये पास में होगी बहुत ज्यादा, तो ये बीच में जो कट लगा है ये बहुत मुश्किल से लगेगा, क्योंकि बीच में कट नहीं लगेगा तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बदलेगा। और अगर ये बहुत लिंक्ड पास में है तो ये क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा पास में होगी तो ये कटेगा, तो आर और कैपिटल वाई साथ जाएगा यहाँ पे, और स्मॉल वाई ऊपर जाएगा। तो बात तो वही रही ना भाई, गैमेट तो वही रहे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कॉम्बिनेशन तो तब बदलेगा जब बीच में से कटेगा, ये हटे वहां पे, ये आए यहाँ पे, तब जाकर के मजा आए। इसके होने के लिए दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब पॉसिबल है जब सेम क्रोमोसोम पर दो जीन हो, तो वो लिंक्ड नहीं होनी चाहिए, टाइटली लिंक्ड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लिंक्ड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पास में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये गैमेट नहीं बन पाएंगे। और ये गैमेट नहीं बनेंगे तो दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं होंगे। तो इसके बाद हम आते हैं लिंकेज वाले कंसेप्ट पे। तो आपको समझ में आ गया होगा डाइहाइब्रिड का, यहाँ पे आंसर लिख ही देंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए अगर मान लो दो जीन लिंक्ड नहीं है, सेम क्रोमोसोम पर है, बहुत दूर दूर है, तो क्या वो 9:3:3:1 के अंदर असॉर्ट होंगी क्या? तो जरूरी नहीं है। उन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर वो दोनों जीन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है, जीन इंटरेक्शन है, तो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो जीन इंटरेक्शन के कई सारे एग्जांपल होते हैं आपके पास, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ये जीन दो अलग अलग क्रोमोसोम पर भी हैं, सेम क्रोमोसोम पर भी हैं, दूर भी हैं, इंडिपेंडेंट गैमेट भी बन रहे हैं, लेकिन असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। रिजल्ट जीन इंटरैक्शन इज प्रेजेंट। ओके, तो उनके सबके रेशो होते हैं, वो आपको रटने होते हैं बस। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किस बात को बताता है? जो मैंने बताया, मैं सटन बावेर हूं मान लो। ये क्या बताता है कि मेंडल ने जो राउंड शेप और सीड कलर वाला जो एग्जाम्पल लिया था, उसको सटन एंड बावेरी बोलता है कि ये कैरेक्टर का जो असॉर्टमेंट हुआ है, ये कैरेक्टर का असॉर्टमेंट डिपेंड करता है फैक्टर्स, एलील्स के मूवमेंट पर, और एलील का मूवमेंट डिपेंड करता है क्रोमोसोम के मूवमेंट पर। क्यों? क्योंकि एलील किससे लिंक्ड होते हैं? क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर होगा, वैसे ही एलील्स का बिहेवियर होगा या जीन का बिहेवियर होगा। ये सटन एंड बावेरी ने बताया। उसने बोला कैसे कि ये 4 टाइप के गैमेट क्यों बन गए, वो पूछता है कि वो एलील में वो नया कॉम्बिनेशन वाला गैमेट कैसे बन गया, जब 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर जीन थी तब वो बोलता है कि वो जो क्रोमोसोम थे ना, वो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होते हैं।
एक पेयर क्रोमोसोम का ये दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम से जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब क्या है सर, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ये छोटी वाली फिंगर, बड़ी वाली फिंगर, दूसरे वाले क्रोमोसोम की छोटी वाली फिंगर और बड़ी वाली फिंगर में जब ये सेग्रीगेशन होगा तो छोटी छोटी फिंगर ऊपर जाए, बड़ी बड़ी फिंगर नीचे जाए। इसका मतलब बड़ी के साथ इसकी भी बड़ी जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी क्रोमोसोम की बड़ी के साथ में ये छोटी वाली भी जा सकती है, ये अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन जो होता है ये दूसरे वाले क्रोमोसोम के पेयर से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट तो कब हो गया कि ये पेयर बोलेगा कि इसके पेयर के लॉन्ग के साथ ही नीचे जाऊंगी, तो ये तो हो गया डिपेंडेंसी। लेकिन ये लॉन्ग भी जा सकता है, शॉर्ट भी जा सकता है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। वन पेयर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं, ये एक पेयर आपस में सेग्रीगेट हो रहा है दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट। मतलब ये दोनों सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये भी सेग्रीगेट हो रहे हैं, लेकिन इसके वाले को पूछेगा तेरा वाला कौन सा जा रहा है, बोला ये स्मॉल जा रहा है, तो ये कह रहा है मेरा वाला लॉन्ग भेज देता हूं, तो ये इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है ईच अदर की सेग्रीगेशन की। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि सेग्रीगेशन में देखो येलो के सामने रेड रखा गया है ना। यहां देख लीजिए, यहां येलो के सामने रेड क्रोमोसोम है, करेक्ट, रेड के सामने ग्रीन है। यहां एक सिंगल पकड़ लो, येलो के सामने रेड है, यहां येलो के सामने ग्रीन है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अगर सर यहां पर कैपिटल आर है और यहां पर कैपिटल वाई है, ओके, और इधर इधर कौन है, इधर कैपिटल, उल्टा लिख दिया, सेम टाइप में सेम ही एलील होते हैं। कैपिटल आर है तो यहां स्मॉल आर है, यहां कैपिटल वाई है तो ये स्मॉल वाई है। तो एक कंडीशन में ये क्या होगा, क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ सेग्रीगेट हो रहा है ना। इस कंडीशन में क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल आर, इसमें अब ग्रीन कलर का स्मॉल वाई है तो ये स्मॉल वाई हो गया, ये कैपिटल वाई है तो ये कैपिटल वाई हो गया। इस कंडीशन के अंदर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई सेग्रीगेट हो रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि ये ऐसे लगे हुए थे, ये पहले ऐसे लगे हुए थे, तो ये तो यूं ही है, लेकिन ये ऐसे हो गए, तो इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट होते ही ये सेग्रीगेशन भी इंडिपेंडेंट हो गया। इसकी वजह से ये देखो चार टाइप के गैमेट, पहले ये दोनों हटेंगे, दोनों हट गए, फिर ये दोनों हटेंगे तो ये हो गया। कहने का मतलब ये चार टाइप की क्रोमेटिड जो होती है ना, ये 1 2 3 4 ये इधर आ जाती है, 1 2 3 4। तो रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड, येलो के साथ रेड, येलो के साथ रेड, येलो के साथ रेड। गैमेट कैसा बना आपको सिंबल को पता है, ये आर वाई है तो दोनों ही आर वाई आर वाई आर 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 होंगे, आर आर होंगे, तो सिंपल पता लग जाता है यहाँ पे कि यहाँ जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इधर कैसा बनेगा, यहां बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। कहने का मतलब एक टाइप डिवीजन हुआ तो ये गैमेट बने, दूसरा डिवीजन हुआ तो ये भी बन गए, तो ये तो होगी ना पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या पता कि डिवीजन में क्या बन रहा है, तो हमें तो दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलनी होती है, इसलिए ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। रीजन इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट। तो बताइए वो कैरेक्टर का असॉर्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, एलील्स के असॉर्टमेंट पर, एलील के इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन पर। और एलील का इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन किस पर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम के इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन के ऊपर, क्योंकि एलील क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। ये सट्टन एंड बॉवेरी ने बोला कि मूवमेंट और बिहेवियर ऑफ जीन और एलील इज इक्वल टू और साइमल्टेनियस टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ये लो बात, ये आ गई समझ में, क्लियर। लेकिन ये तो हुआ जब दो जीन दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर थी, तब चार टाइप के गैमेट बनने का रीजन इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट हो गया, ये सट्टन एंड बॉवेरी ने समझा दिया। लेकिन व्हाट इफ टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तब चार टाइप के गैमेट कब बनते हैं, तब कंडीशन है कि वो जीन के बीच की डिस्टेंस दूर होनी चाहिए और क्रॉसिंग ओवर इसको चार टाइप के गैमेट बना के दे देगा। लेकिन जब दूर नहीं हुई तो लिंक्ड हो गई, तो फिर दोनों अलग नहीं कर पाएंगे, तब ये दो टाइप के गैमेट नहीं बनेंगे, रिकम्बाइंड गैमेट नहीं बनेंगे, और रिकम्बाइंड गैमेट नहीं बनेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो अगर हम केस स्टडी करते हैं, सिंगल जीन के ऊपर, सिंगल क्रोमोसोम पर दो जीन है और लिंक्ड है, तो अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। तो इसलिए ये जो चार्ट है उस चार्ट को आप पढ़िएगा और आप पता करिएगा कि ए जीन है या बी जीन है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अकर्स इन पेयर, ये भी पेयर में होती है। कैसे
कि जीन जो होती है, जीन जैसे मान लो आर बोला, आर क्या है, जीन है, लेकिन आर में दो हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल और स्मॉल ये दो एलील हो गए, है ना। तो कैपिटल और स्मॉल आर एक पेयर हो गया, ये हो गया एलील। लेकिन आर क्या है, आर जीन है ना। वाई क्या है, वाई जीन है, लेकिन वाई का कैपिटल और स्मॉल वाई ये एलील हो गए। यस और नो। तो इस तरीके से आपको पता रखनी है चीजों को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वाई है वो भी पेयर में होता है। किसी बॉडी के अंदर अगर एक्सप्रेस होता है वाई, तो उसमें वो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, दो की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं। हमारी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है, इसलिए दो रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो जीन किसमें होता है, वाई किसमें होता है, पेयर में है या नहीं है। ऐसे ही हम कहेंगे सर आर किसमें है, वो भी पेयर में, या तो कैपिटल या स्मॉल या कैपिटल स्मॉल, पेयर में होगा। तो जीन पेयर में होती है। जीन पेयर में क्यों होती है, क्योंकि एक एलील एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर होता है और बॉडी में एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो ऑटोमेटिकली जीन भी क्रोमोसोम में, सटन एंड बावेरी की बात आ गई ना, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होती है, जो जैसा क्रोमोसोम वैसे जीन है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो जीन है वो भी पेयर में होती है और क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। और क्रोमोसोम का पेयर, एक पेयर लॉन्ग पेयर स्मॉल पेयर से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है, और सेम उसी के ऊपर प्रेजेंट एलिलिक पेयर, जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एलिल पेयर एक दूसरे से सेग्रीगेट मतलब आर स्मॉल आर से सेग्रीगेट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेग्रीगेट जब होगा तो दूसरे वाले को देखेगा तो इसके साथ कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो ये आपस में सेग्रीगेशन भी इंडिपेंडेंट है ना। तो ये बातें समझ में आई कि वन पेयर ये सेग्रीगेट, ये भी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होगा। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन डिपेंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स, तो दो इंडिपेंडेंट पेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। तो क्रोमोसोम एक दूसरे से ऑलवेज इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे कोई निर्भरता नहीं होती। लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दो पेयर हैं जीन के, तो ये जीन जो होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंटरेक्शन हो तो जीन इंटरेक्शन की वजह से जो ये पेयर जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसीलिए ये जीन नहीं है, ये क्रोमोसोम है, और ये बी जो है वो जीन है, क्योंकि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर। तो एक पेयर दूसरे पेयर से इंटरेक्शन अगर हो गया तो वो डिपेंडेंट हो गया। तो ये तो लिख रहा है इंडिपेंडेंट पेयर, तो भाई जीन पेयर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, जीन पेयर डिपेंडेंट भी होते हैं। इस वजह से इसको हम जीन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे और इसको हम जीन बोलेंगे। ठीक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दोनों अपोजिट वर्ड है। लिंकेज जब ज्यादा होगा तो याद करो, लिंकेज जब ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये रहा ओल्ड कॉम्बिनेशन, पेरेंट कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर देर इज डिस्टेंस, देर इज लेस लिंकेज मतलब ज्यादा दूरी, देर इज लेस लिंकेज बिटवीन टू जीन, मैक्सिमम डिस्टेंस, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट मतलब मैक्सिमम क्रॉसिंग। हालांकि क्रॉसिंग ओवर तो होता ही है, कट तो लगते ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कट लग रहे हैं, इसको हम बोलते हैं। तो ये बीच में दोनों के कट लगने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी जब ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो इन दोनों के अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर इन बिटवीन जीन व्हेन लेस लिंकेज, मैक्सिमम डिस्टेंस, देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन चेंज, आर कैपिटल वाई की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन री हो गया, री कैपिटल आर कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन चेंज होकर के नया कॉम्बिनेशन बन गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो ये कब हुआ, नया रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब बनेगा, ये ज्यादा तब बनेगा जब दोनों के बीच में ज्यादा कट लगेंगे। मान लो 100 तलवारें चल रही है तो 90 तलवारें इनके बीच में चलेगी। क्यों चल रही थी 90 तलवारें बीच में, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा थी। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा है मतलब लिंकेज कम है, तो इसका मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन अपोजिट टर्मिनोलॉजी हो गई, है ना। तो मोर लिंकेज बोलने का मतलब है लिंक्ड हो गया, पास में है ना। तो यहां पर अभी कंडीशन क्या है, लेस लिंकेज का मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, लेस लिंकेज
more recombination. तो less linkage, more recombination. More linkage, less recombination. ओके, तो अपोजिट टर्मिनोलॉजी हो गई. तो इसको लिंकेज को फाइंड करना था उसको. कैसे? कि सर एक चीज है कि इस ड्रोसोफिला के अंदर इसने सेलेक्ट किया ड्रोसोफिला को. क्यों सेलेक्ट किया? जैसे मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया, वैसे ही मॉर्गन जो है उसने ड्रोसोफिला सेलेक्ट किया. क्यों सेलेक्ट किया वो एनसीईआरटी में दे रखा है. सारी बातें पढ़ने वाली बातें हैं. कंसेप्ट ये है कि मेन बात यह था कि उसने जो जीन लिए थे जिसको उसको लिंकेज स्टडी करना था वो सेम क्रोमोजोम पर लेना था. भाई लिंकेज का कंसेप्ट तो तब स्टडी होता ना जब आप जीन सेम क्रोमोजोम पर मानो. यस, तो उसने 3 ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए जिनकी जीन सेम क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है, और वो क्रोमोजोम भी सेलेक्ट कर लिया. वो है सेक्स क्रोमोजोम, वो है एक्स क्रोमोजोम. उसने उसको इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो ड्रोसोफिला को बॉडी से पहचान सकता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है. लार्ज बॉडी साइज फीमेल है, स्मॉल बॉडी साइज मेल है. तो वो देखना ये चाहता था कि जो मेरे कैरेक्टर है वो फीमेल में आए हैं, मेल में थे, फीमेल में चले गए, तो फीमेल और मेल पहचान पाएगा, तभी तो वो कैरेक्टर को जज कर पाएगा. तो इसलिए उसने एक्स क्रोमोजोम को चूज किया. और एक्स क्रोमोजोम को चूज करने के पीछे मैंने रीजन बता ही दिया कि सेक्स के अंदर वो चेंज देखना चाहता था, तो उसको इजीली ऑब्जर्वेशन हो जाता. और दूसरा, और इसमें ड्रोसोफिला के अंदर आपको एक्स लिंक्ड कैरेक्टर में कई सारे वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं, तो ये सूटेबल था, तो इसको उसने पिक कर लिया. अब उसने 3 कैरेक्टर ले लिए. कैसे कैरेक्टर थे? कैरेक्टर था सेम मेंडल की जैसे, सेम क्रोमोजोम पर है, ध्यान रखना. एक्स क्रोमोजोम, ड्रोसोफिला का एक एक्स क्रोमोजोम है. उस एक्स क्रोमोजोम के ऊपर 3 कैरेक्टर्स हैं, 1, 2, 3. सेंट्रोमियर से जस्ट बाद में, सेंट्रोमियर के बाद में एक जीन था जिसका कैरेक्टर था, उस जीन के जिस कैरेक्टर को होल्ड करता था उस जीन को उसने माना एम जीन. एम जीन जो है वो एक कैरेक्टर है, वो जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो है विंग साइज. तो विंग साइज का जीन है एम. तो एम है तो आपको पता है एम के एलील होते हैं. आपको पता है ये एक्स क्रोमोजोम फीमेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो आपको पता है पेयर में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. ये एक्स क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट होगा, और जब पेयर में प्रेजेंट होगा तो आपको पता है कि सर ये इसके एलिलिक एलील्स हो जाएंगे, है ना. तो एम जीन है, वो एम जीन कंट्रोल करती है किसमें? बॉडी कलर को. सॉरी, एम जीन जो है वो कैरेक्टर कंट्रोल करती है, और कैरेक्टर है विंग साइज. और आपको पता है कि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं. तो विंग साइज 2 तरीके का है, लार्ज विंग साइज और मिनिएचर विंग साइज, स्मॉल विंग साइज, मिनिएचर. तो ये दोनों ही एक दूसरे के ट्रेट हो गए, तो ट्रेट का अपना एक एलील होता है. तो लार्ज विंग साइज और मिनिएचर विंग साइज में से उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखा कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है. तो लार्ज विंग साइज डोमिनेंट है और मिनिएचर विंग साइज रिसेसिव हो गया. तो उसने जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसको उसने वाइल्ड टाइप बोला था. क्या बोला था? वाइल्ड टाइप बोला था. यस और नो? तो मैं सिंपल ले लेता हूं यहां पर कि एक जो है वो विंग साइज था. क्या था? विंग साइज. और विंग साइज जो है वो इसने एलील जो माने थे वो एम जीन था. विंग साइज का मतलब है एम को मैं लिखूंगा तो यार या तो कैपिटल लिखूंगा या स्मॉल लिखूंगा, इसलिए मैं बोल देता हूं कि विंग साइज का जीन है एम. और विंग साइज के कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के ट्रेट हैं 2. कौन से? लार्ज विंग साइज और मिनिएचर विंग साइज. ओके, तो लार्ज विंग साइज जो है वो डोमिनेंट था, वो क्रॉस से पता किया उसने, तो इसको बोल देते हैं डोमिनेंट, मतलब डी फॉर डोमिनेंट और डब्ल्यू फॉर वाइल्ड. ठीक है, और उसके एलील जो है उसको लिख दिया उसने स्मॉल एम प्लस, और इसको लिख दिया स्मॉल एम. यहां कैपिटल एम और स्मॉल एम नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि एम है, एम जीन हो गया, एम प्लस है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है. इसी तरीके से एक कैरेक्टर खत्म. दूसरा कैरेक्टर सेम एक्स क्रोमोजोम के ऊपर है. ये एक्स क्रोमोजोम है. एक्स क्रोमोजोम के ऊपर सेंट्रोमियर से जस्ट ऊपर की तरफ में वो है आई कलर. कौन सा कलर है? आई कलर का जीन है. और आई कलर के भी 2 एलील हैं, 2 ट्रेट हैं. आई कलर के कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं, और 2 ट्रेट कौन से हैं भाई? एक है व्हाइट आई और एक है रेड आई. तो रेड आई और एक व्हाइट आई. आपको पता होना चाहिए रेड आई जो है वो डोमिनेंट है, तो आई के लिए उसने माना डब्लू नोटिफिकेशन यूज किया, तो डब्लू प्लस फॉर रेड, ये हो गया डोमिनेंट. ओके, और डब्लू स्मॉल डब्लू जो है वो हो गया व्हाइट के लिए जो है रिसेसिव.
तो मिनिएचर जो था वो रिसेसिव था, और यहाँ पर व्हाइट रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है और ये वाइल्ड है। तो दूसरा कैरेक्टर। अब है तीसरा कैरेक्टर, वो है बॉडी कलर। बॉडी कलर, और बॉडी कलर की जीन सबसे दूर थी क्रोमोसोम पर। बॉडी कलर जो है वो बॉडी कलर के भी दो कैरेक्टर हैं, दो एलील हैं, ठीक है। और उसके लिया स्मॉल वाई, एक है स्मॉल वाई प्लस, दूसरा है स्मॉल वाई। स्मॉल वाई प्लस जो है वो ब्राउन कलर की बॉडी है। कौन से कलर की बॉडी है? ब्राउन कलर की बॉडी है, और है डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप, डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप वाई प्लस। और येलो कलर की बॉडी है, येलो कलर की बॉडी है रिसेसिव कैरेक्टर वाली। तो ऐसे उसके पास में 3 कैरेक्टर, 6 ट्रेट, 6 एलील, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पेयर में होंगे। वाई क्रोमोसोम अगर आ गया मेल में, तो मेल में तो एक ही अकेला ही कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देगा, एक ही ट्रेट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो है नहीं ये जीन, तो एक्स पर प्रेजेंट है, तो हेमीजाइगस कंडीशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। ओके, चलिए जी। तो ऐसे हमने देखा कि इसमें मेल और फीमेल के अंदर आई कलर, बॉडी कलर, ओके, और तीसरा जो है वो क्या है? विंग। तो ये इजीली दिखने वाली चीजें हैं। आई कलर दिख जाता है, बॉडी कलर दिख जाता है, और विंग का शेप दिख जाता है, और फीमेल और मेल भी दिख जाते हैं। तो इसको इजीली आप इन कैरेक्टर्स को स्टडी किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग, और इसने क्रॉस करवा करके देख लिया। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे एक एक क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे मान लो इस फीमेल के अंदर कहा गया लार्ज बॉडी साइज फीमेल है, ये फीमेल ऐसी है मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? लार्ज विंग है, मान लेते हैं लार्ज विंग है, और ब्राउन बॉडी है, और रेड आई है। तो फिर क्या आएगा? एलिलिक पेयर क्या आएगा भाई इसमें? एलिलिक पेयर के अंदर अगर सर यहां पर देखें तो लार्ज है, तो यहां M+M+, या फिर M+ स्मॉल m, रिसेसिव स्मॉल m कैरेक्टर डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता हुआ होगा, यस और नो। तो ऐसे करके आपको क्रॉस करवाने हैं इसके। तो एक क्रॉस उसने कराया यहां पर, इसने 2 क्रॉस कराए, क्रॉस A और क्रॉस B। इसको समझा देते हैं आपको। ये पेरेंट है, इनके क्रॉस से ये F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन से क्रॉस से ये F2 जनरेशन है। इस F2 जनरेशन के अंदर ये Y क्रोमोसोम है, देखो ये नीला कलर का Y क्रोमोसोम सब में है। तो ये सारे के सारे मेल हैं, 4 मेल हैं, और ये चारों की चारों फीमेल हैं, ठीक है। F2 जनरेशन में इनसे पैदा होने वाले ये तो है मेल, और इनसे ही पैदा होने वाले ये हैं फीमेल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर सर 4 टाइप के मेल और 4 टाइप के फीमेल किसके बेसिस पर हैं? आप खुद देखिए, यहां पर मेल के अंदर ये तो कॉमन है, वाई क्रोमोसोम कॉमन हो गया, और यहां पर एक्स क्रोमोसोम कॉमन हो गया। ये देखो कॉमन चीज क्या है? स्मॉल YW कॉमन है, YW कॉमन है, यहां वाई क्रोमोसोम कॉमन है। तो फिर चेंज क्या हो रहा है? चेंज में देखिए आप सर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिंगल कलर वाला क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, ब्लू एक्स क्रोमोसोम, ऑरेंज एक्स क्रोमोसोम। यहां पर एक्स क्रोमोसोम मिक्सचर है, ऑरेंज और ब्लू, ब्लू और ऑरेंज। इसका मतलब ये क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। आपको पता है कि 4 क्रोमेटिड बनती है, अभी मैंने बताया था। एक्स क्रोमोसोम ये हो गया, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम हो गया ऐसे। तो ये कैसे हुए? यहां से ये सिंगल क्रोमेटिड वाला, जब क्रोमोसोम एस फेज के बाद में डबल क्रोमेटिड वाले हो जाते हैं, तो YW Y+W+। तो यहां देखिए ये होगा YW, ये होगा YW, यहां होगा Y+W+, और इस क्रोमेटिड पर भी Y+W+ होगा, यस और नो। अब वही बात हो गई कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी एक है, इनमें डिस्टेंस कम है, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में कम होगा, और इनके बीच में जब कम होगा, ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इस क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू यहां पर कम होगी इन दोनों के बीच में, यहां पे और यहां से। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में कम होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में कम होगा, तो आपको पता है इसका इधर जाना और उसका इधर आना, रिकॉम्बिनेशन होना थोड़ा कम पॉसिबल है। हालांकि होगा, लेकिन बहुत कम होगा, परसेंटेज बहुत कम होगा। तो आप सोचो कि ये काम कम होगा, तो स्मॉल y के साथ में W रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, बजाय कि
y प्लस इधर जाकर के w के साथ में जाए, क्योंकि ये कट ही बीच में से कम रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, लिंकेज ज्यादा है। तो लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर इन दोनों के बीच में कम होगा, और कम होकर के रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, y प्लस w, y w प्लस, ये वाला कम बनेगा। तो ये कम बनेंगे तो इन क्रोमेटिड से इस मेल के साथ फ्यूज होकर के बनने वाले संततियां या ऑफस्प्रिंग भी क्या होंगी, कम परसेंटेज में बनेगी। जब ये दोनों ही कम बन रही है, तो ये दोनों ही कम बन रही है, तो इनसे फ्यूज होकर के बनने वाले ऑफस्प्रिंग, तो इनसे कौन फ्यूज होगा, इन दो क्रोमेटिड से फ्यूज होंगी कौन, यहां की x और यहां का y। तो देखो ये मिक्सचर वाला है, ये मिक्सचर से y का फ्यूज किया, ये फ्यूज हो गया, और दूसरा वाला इस वाले को इस y के साथ भेजा तो यहां आ गया, इस वाले को इसके साथ भेजा तो ये आ गया। तो ये जब बने ही कम है, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, ये जब क्रॉसिंग ओवर से रिजल्ट के बाद बनती है तो बनी ही कम है, तो ऐसे मेल भी कम बनेंगे। अब इन्हीं दोनों क्रोमेटिड को इसकी फीमेल के साथ भेजो, ये एक्स क्रोमोजोम के साथ भेजो, तो ये देखो एक्स और ये एक्स, ये कांस्टेंट है, और ये जो है वो क्रॉसिंग ओवर वाली क्रोमेटिड है, तो इनके साथ भेजा तो ये दो फीमेल बनी। तो जब ये क्रोमेटिड बनी ही कम है तो ऐसी फीमेल भी कम बनेंगी, ऐसे मेल भी कम बनेंगे। तो ये जो संततियां हैं, ये दो मेल और दो फीमेल, ये रिकॉम्बिनेशन वाली ऑफस्प्रिंग है। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप वाले जो ऑफस्प्रिंग है वो 1.3% ही बन रहे हैं 100% में से। ज्यादातर कौन बन रहे हैं, ज्यादातर इन क्रोमेटिड से फ्यूज होने वाले बन रहे हैं। ये जो स्टार शेप क्रोमेटिड है, इनसे, ये पेरेंटल टाइप से है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो यहां पर भी ये सेम ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब ये दोनों क्रोमेटिड ऐसी ही रहेंगी, तो इसका मतलब ये सेम ऐसी की ऐसी क्रोमेटिड देखो यहां पर है, y प्लस डब्ल्यू प्लस वाली है, y डब्ल्यू वाली है, y प्लस डब्ल्यू प्लस y डब्ल्यू वाली, यानी कि ये दो टाइप की क्रोमेटिड होंगी। और ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होने की वजह से बनने वाली क्रोमेटिड है, और रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है, लिंक्ड जीन है ज्यादा, तभी तो ये एज इट इज बनी रही, और ज्यादा ये बनी तो इनसे फ्यूज होकर के बनने वाली संततियों का भी परसेंटेज ज्यादा बना। यस और नो, क्लियर हो गया। तो यहां क्या सीन है सर, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा होगी तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन टाइप वाली क्रोमेटिड्स, रिकॉम्बिनेशन टाइप वाले गैमेट्स ज्यादा बनेंगे। तो देखो ये रहा रिकॉम्बिनेशन टाइप वाला, ये रहे, ये आ गया ना रिकॉम्बिनेशन टाइप वाली, है ना, ये तो सेम ही है, देख लो आप, W दिख रहा है आपको, यस और नो। तो रिकॉम्बिनेशन टाइप वाली जो है वो ज्यादा बनेगी। जब ये ज्यादा बनेगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, तो थोड़े ज्यादा नंबर में बनेगी, और ज्यादा नंबर में बनेगी तो आपको पता है कि ये जो बनेगी वो बनेगी 37.2। यहां तो 1.3 बन रहे थे रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन ही कम हो रहा था, डिस्टेंस कम थी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, आई कलर के बीच में और विंग के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने से ये क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड ज्यादा बनी, और इन क्रोमेटिड की ज्यादा बनने की वजह से ये मेल के साथ फ्यूज होकर के ये ज्यादा अमाउंट में मेल बनाएंगे, ये एक्स के साथ फ्यूज होकर के ज्यादा अमाउंट में फीमेल बनाएंगी। तो इनका परसेंटेज 37.2 हो गया। और हालांकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन यार 1.3 और 37.2 में डिफरेंस है ना, ज्यादा डिस्टेंस थी तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, कम डिस्टेंस थी तो कम रिकॉम्बिनेशन। ये था इस क्रॉस का मेंडल लिंकेज को बताने का कंसेप्ट। तो इतना बता करके टीएच मॉर्गन तो चले गए, उनके स्टूडेंट थे जो नाम है उनका अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट। इन्होंने एक चीज निकाली जिसका नाम था क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, कि सर कितना क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है। तो उसने क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को बताया कि अगर मान लो 100 ऑफस्प्रिंग है, 100 संततियां हैं, 100 ऑफस्प्रिंग है, उनमें से पेरेंट वाला तो कैरेक्टर दिख ही रहा है आपको, मेल ऐसा है आंखों में, फीमेल ऐसा है, तो नए कैरेक्टर जो दिखे, जो मेल से और फीमेल दोनों पेरेंट से मैच नहीं होते हैं, वैसे रिकॉम्बिनेंट टाइप, नॉन पेरेंटल टाइप, इस रिकॉम्बिनेंट टाइप को बोलते हैं नॉन पेरेंटल टाइप। देखिए पेरेंट के कैरेक्टर जैसे नहीं होते। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप अपॉन टोटल, तो 100 में से कितने रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे यहां पर 37.2 फ्रीक्वेंसी कैसे आई कि मान लो 100 में से इतने रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग मिली है तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपसे पूछते हैं कि सर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्रॉस बी के अंदर कितनी है, क्रॉस बी और क्रॉस ए
क्रॉस ए में है 1.3% और इसमें है 37.2%। तो अब अल्फ्रेड स्टूवेंट बोलता है कि अगर आपको इन दोनों जीन की अगर लोकेशन पता करनी है क्रोमोसोम के ऊपर, तो आप क्या करो कि एक पर्टिकुलर किसी जीन को आप क्या मान लो, सेंट्रोमियर के पास में मान लो। उसने क्या किया, उस एम को सेंट्रोमियर के पास में मान लिया। अब वो बोल रहा है कि एम से उस जीन की डिस्टेंस कितनी होगी। ये कह रहा है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस की उतनी ही होगी जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है। वो कह रहा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 37.2 आ रही है। इसका मतलब W और M के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 37.2 होगी। अब ये कह रहा है भाई यूनिट तो लगाओ, मीटर लगाओ, सेंटीमीटर लगाओ, मिलीमीटर, कुछ तो यूनिट दो। तो इसने खुद ने यूनिट बनाई और उसका यूनिट का नाम था सेंटीमॉर्गन, यूकैरियोटिक सेल के लिए, और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए मैप यूनिट। तो ज्यादातर दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, तो आप याद रखिए सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन सेंटीमीटर में C और M दोनों स्मॉल होते हैं, सेंटीमॉर्गन में C स्मॉल होता है, M कैपिटल होता है। तो ये 37.2 सेंटीमॉर्गन। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, Y और W के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.3। तो 1.3 सेंटीमॉर्गन। ओके, तो ये हो गई, जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही डिस्टेंस होती है। ऐसे करके उसने जितने भी मेंडल के जो डाई हाइब्रिड क्रॉस थे, 21 टाइप्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, उनको निकाल करके देखा रिकॉम्बिनेशन टाइप वाले कितने आ रहे हैं, और सबके बीच की डिस्टेंस उसने फाइंड करने की कोशिश करी। और उसने देखा कि 4th नंबर क्रोमोसोम पर जो 3 जीन प्रेजेंट है, उसमें से 2 कैरेक्टर की जीन ऐसी है जो लिंक्ड जीन है, जिसका रेशो 9:3 3:1 नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लिंक्ड जीन है, रिकॉम्बिनेशन उनमें कम बन रहे हैं। और बाकी सब में अलग अलग क्रोमोसोम पर थी, वहां तो बनेगी, और सेम क्रोमोसोम पर थी, वो बहुत दूर थी। इस वजह से इजीली आपको असॉर्टमेंट देखने को मिल गया था। तो मेंडल की किस्मत थी कि उसने जितने भी मैक्सिमम कैरेक्टर लिए थे वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे जो इजीली इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर सकते हैं, और अगर सेम क्रोमोसोम पर थे तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। 4 नंबर क्रोमोसोम पर और क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट है, उनकी डिस्टेंस ज्यादा थी। केवल एक पेयर ऐसा था जिनकी जीन की डिस्टेंस कम थी, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। यस और नो? तो उसकी किस्मत ही हम मानेंगे जिसको लिंकेज नहीं मिला उसको बीच में कहीं पर भी। गॉट इट? तो ये था लिंकेज का कंसेप्ट। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज में डिफरेंस है, आप पढ़ लीजिएगा। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन। सिंपली सेक्स डिटर्मिनेशन 3 टाइप का होता है भाई। देखो क्या होता है, सिंपल बता देता हूं आपको। एक होता है XY, एक होता है XO और एक होता है ZW। XY टाइप का मेल होता है, XO भी मेल होता है। ये मेल है, ये भी मेल है। तो सर इसकी फीमेल कैसी होंगी? इसकी फीमेल होगी XX, ये होगी फीमेल। इसकी फीमेल कैसी होंगी सर? इनकी फीमेल भी XX है, इसकी फीमेल भी XX होगी। सर इसकी फीमेल कैसी होगी? इसकी फीमेल होगी ZZ। क्या नहीं? नो। इसकी फीमेल कैसी होगी? तो कहते हैं साहब ये मेल है, ये मेल है, तो ये कौन है? ये खुद फीमेल है। तो इसका मेल कैसा होगा? ZZ जो है वो मेल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा बस, ये फीमेल है और ये मेल होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर सेम है। देखो Z है 2 है, Z है ZY है 2 है, इधर X है Y है और XX है, सब में 2 है। मतलब इक्वल क्रोमोसोम नंबर होता है दोनों इंडिविजुअल में, डिफरेंट सेक्स में। लेकिन ये जो है इनमें देखो XOO का मतलब है कोई नहीं है, सिंगल अकेला X क्रोमोसोम है। इसमें 2 X क्रोमोसोम है फीमेल में। इनमें मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल नहीं होते हैं। फीमेल में एक क्रोमोसोम X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, ये याद रखिएगा। अब गैमिट बनाने की बात आती है, तो इसमें गैमिट बनेगा तो एक गैमिट में X जाएगा, दूसरे में भी X जाएगा, तो सेम टाइप के गैमिट बनते हैं क्योंकि ऑटोसोम तो सेम होते हैं दोनों में। तो होमोगैमिट फीमेल के अंदर है। मेल में एक के अंदर X होगा, दूसरे के अंदर X नहीं होगा स्पर्म में, तो हेटेरोगैमिट हो गया। तो मेल हेटेरोगैमिटी इंसेक्ट में होती है, ये इंसेक्ट में देखने को मिलता है। मेल हेटेरोगैमिटी, मेल में हेटेरोगैमिट बनेंगे। ऐसे ही यहां पर ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में, इनमें भी मेल हेटेरोगैमिटी है, क्योंकि फीमेल में तो सेम गैमिट बनेंगे XX, यहां X और Y 2 अलग गैमिट बनेंगे, तो मेल हेटेरोगैमिटी इनमें भी प्रेजेंट है। यहां पर ये खुद फीमेल है तो X और Y 2 अलग अलग गैमिट बनेंगे, एग बनेंगे, तो यहां पर फीमेल हेटेरोगैमिटी देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है
तो फीमेल हेटेरोगेमिटी प्रेजेंट इन बर्ड्स और मेल हेटेरोगेमिटी प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, ह्यूमन एंड इंसेक्ट। ये इंसेक्ट में होता है। ओके, तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्स बॉडी होती है, हेनकिन ने देखी थी, फालतू ये देखा वो देखा, वो सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यही है आपके सामने जो लिखी गई है। मेल हेटेरोगेमिटी, फीमेल हेटेरोगेमिटी, इक्वल क्रोमोसोम नंबर, डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर, वन क्रोमोसोम एक्स्ट्रा इन फीमेल। एक होता है प्लॉइडी लेवल के ऊपर, हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी। हनी बी में डिप्लॉइड अगर क्रोमोसोम है 32, 16 का 2 सेट है, एक सेट में 16 क्रोमोसोम है, तो 16 + 16 2 है, तो 32 क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉइड है तो वो फीमेल होगी, जो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से बनती है। और अगर फीमेल गैमिट है जिसमें एक सेट क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन वो मेल को बना देता है, पार्थेनोजेनेसिस है, तो हम कहेंगे कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसमें, तो हम वो मेल हो गया, और डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो फीमेल हो गई। हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट्स इट। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद में ये डायग्राम आपको पता ही है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखो, ये Z और Z मेल है और Z और W फीमेल है, करेक्ट। ये हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हम बात करते हैं, हमें पता है कि गैमेट का X और X और Y, एक गैमेट में X के जाने की टेंडेंसी 50% है, Y के जाने की टेंडेंसी भी 50% है। तो स्पर्म डिसाइड करता है कि जो पर्टिकुलर एक टाइप के एक्स जो एग से फ्यूज होकर के मुझे बच्चा मेल बनाना है या फीमेल बनाना है, ये स्पर्म पर डिपेंड करता है, मेल गेमेटोजेनेसिस पर डिपेंड करता है। और मेल गेमेटोजेनेसिस भी मेल के हाथ में नहीं है। तो बच्चा पैदा होना न तो मेल के हाथ, बच्चा का सेक्स क्या होगा, न तो ये मेल जेंडर के हाथ में, न फीमेल जेंडर के हाथ में। तो ये जितने भी ऑर्थोडॉक्स ब्रेन्स हैं उनको बिठा करके समझाओ। नाउ कम टू द म्यूटेशंस। म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में चेंज। किसमें चेंज हो जाता है भाई? चेंज इन डीएनए। तो डीएनए में चेंज म्यूटेशन है। सर डीएनए में भी किसमें चेंज होगा? बेस पेयर्स में चेंज होता है। किसके अंदर? बेस पेयर्स के अंदर चेंज होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए। तो चेंज इन डीएनए कैसा होता है? चेंज इन डीएनए। अब डीएनए में चेंज दो तरीके से हो सकता है सर। कैसे? अब चेंज इन डीएनए के अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो चेंज इन बेस पेयर्स। अब चेंज इन बेस पेयर्स का मतलब सर कैसा चेंज हो सकता है बेस पेयर में? या तो हो सकता है सिंगल बेस पेयर चेंज, सिंगल बेस पेयर चेंज, और दूसरा होता है मोर देन वन बेस पेयर चेंज। अगर सिंगल बेस पेयर चेंज है तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। और मोर देन वन बेस पेयर चेंज है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। ग्रॉस म्यूटेशन। ओके, तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर्स गेट चेंज्ड। तो सिंगल है तो पॉइंट नाम आ गया, मोर देन वन है तो ग्रॉस म्यूटेशन नाम आ गया। तो दो नाम आपको मिल गए, पॉइंट म्यूटेशन और ग्रॉस म्यूटेशन। एक तो ये बात हो गई। एक और चेंज होता है आपके सामने, चेंज इन डीएनए। अब इसमें मैनर होता है, चेंज होने का तरीका अलग अलग होता है। ये तरीका क्या बताएगा सर? ये तरीका, ये मैनर जो होता है वो मैनर आपको समझाएगा कि या तो डीएनए के बेस पे डिलीट हो रहे हैं बीच में से, या फिर कोई नए ऐड हो रहे हैं। तो या तो चेंज होता है डिलीट, जिसको हम बोलते हैं डिलीशन, डिलीट हो गया बीच में से, और या हो गया गेन। गेन का मतलब ऐड हो गया। तो डिलीशन और गेन, गेन जनरली होता है इंसर्शन की वजह से, इंसर्शन और डुप्लीकेशन। तो इंसर्शन डुप्लीकेशन की वजह से गेन हो रहा है एक, और डिलीशन हो रहा है। तो आपको पता है सर डिलीट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि डिलीशन और इंसर्शन, अगर एक सिंगल बेस पेयर का डिलीशन और इंसर्शन होता है तो मैं आपको सिंगल ही बोलूंगा कि अगर पॉइंट म्यूटेशन है तो डिलीशन और इंसर्शन के अंदर अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है,
अगर पॉइंट म्यूटेशन डिलीशन और इंसर्शन टाइप का है तो दैट विल लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है. अगर डिलीशन और इंसर्शन हो रहा है और अकेले सिंगल बेस पेयर का हो रहा है तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगा. करेक्ट? तो सर क्या मोर देन वन बेस पेयर का अगर डिलीशन और इंसर्शन होता है तो क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है. लेकिन ग्रॉस म्यूटेशन के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करने के लिए नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बेस पेयर्स. अगर मान लो 3 बेस पेयर्स को आप एक साथ डिलीट कर देते हो या नए ऐड कर देते हो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा. अगर आपको ग्रॉस में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करना है तो या तो 3 को छोड़ के या 3 के मल्टीप्लीकेशन वाले 6, 9 इनको छोड़ दो. इनके अलावा कितने भी बेस पेयर को डिलीट और इंसर्ट करो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मिल जाएगा, है ना. 3 के मल्टीपल में करोगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं मिलेगा, एक एमिनो एसिड में चेंज होगा ओनली. ओके. लेकिन एक सिंगल बेस पेयर को अगर आप डिलीट और इंसर्ट कर देते हो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 100% देखने को मिलेगा. गॉट इट? तो ये था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है और कब नहीं होता है. गॉट इट? अब एक और चीज बताना है आपको. एक चेंज जो किया था मैंने, चेंज का मैनर जो पढ़ा वो ए मैनर पढ़ा आपने. कौन सा? ए मैनर, जिसमें डिलीशन और गेन हो रहा है. एक चेंज का बी मैनर होता है. बी मैनर में होता है रिप्लेसमेंट. क्या होता है? रिप्लेसमेंट. और रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस हो जाता है. जैसे कि मान लो मैंने आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे लगाया और मानो कि मैंने यहां से इसको रिप्लेस कर दिया, ब्लैक को रेड से रिप्लेस कर दिया. तो बात बताइए, रिप्लेसमेंट से आपके ये कोडॉन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ. कैसे? कि ये 3 यही रहे, वो 3 आगे वाले एज इट इज रहे. चेंज जो हुआ वो इसी कोडॉन में हुआ. मतलब एमिनो एसिड, सिंगल एमिनो एसिड के अंदर चेंज देखने को मिला आपको. यस और नो? इसके आगे वाले एमिनो एसिड के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिला. 3 एमिनो एसिड है आगे. तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट से कभी भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है. तो नो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. नो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट. तो इस रिप्लेसमेंट का एक सिंगल बेस पेयर का रिप्लेसमेंट किया है तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर मतलब पॉइंट म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन में भी कैसा चेंज है? रिप्लेसमेंट टाइप का चेंज है. तो ऐसे चेंज को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं बोलेंगे. तो सर इसका कोई एग्जांपल है क्या? पॉइंट और रिप्लेसमेंट. तो सिकल सेल एनीमिया कैसा है? पॉइंट म्यूटेशन एज वेल एज रिप्लेसमेंट. ओके, नॉट डिलीशन और इंसर्शन. गॉट इट? और थैलेसीमिया जो होता है, थैलेसीमिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है और थैलेसीमिया पॉइंट म्यूटेशन के अंदर डिलीशन और इंसर्शन का रिजल्ट है. तो डिलीशन और इंसर्शन में अगर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है तो आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. तो पॉइंट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन में डिलीशन और इंसर्शन है. और डिलीशन और इंसर्शन में भी कौन सा है? बेसिकली डिलीशन हो रहा है एक का, जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है. इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन और डिलीशन और इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल हो गया. गॉट इट? अब आप सोचो यहां पे अगर यहां से आप डिलीट कर देते, रिप्लेस नहीं करते, इसको डिलीट कर देते, तो डिलीट करने पर ये क्या करता? 2 तो ये हो गया, आगे वाले को पकड़ लेता 3 बनाने के लिए. फिर ये 2 हो गए, आगे वाले को पकड़ लेते. तो पहले से जो 3 बना हुआ मैनर है वो चेंज हो गया. इसका मतलब ये एमिनो एसिड चेंज हो जाएंगे. तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया. एक में डिलीट, पॉइंट म्यूटेशन में डिलीशन और इंसर्शन. अगर 2 का करो तो ग्रॉस म्यूटेशन. ग्रॉस म्यूटेशन में 2 को डिलीट कर दोगे तो यहां से 1 और आगे वाले 2, यहां से 1 आगे वाले 2, तो आगे वाले भी चेंज हो जाएंगे, है ना. अगर आप तीनों को डिलीट कर दो तो तीनों को डिलीट कर दिया तो ग्रॉस म्यूटेशन में 3 को डिलीट करने पर ये एज इट इज रहेंगे, ये 3 डिलीट हो जाएंगे. तो ये इनमें कोई चेंज नहीं आया. तो देयर इज नो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन ग्रॉस म्यूटेशन व्हेन इट इज 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3. अगर 3 की जगह इसके आगे 6 कर दो, इन 2 को कर दो, आगे पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना. अगर आप इसमें क्या करो, डिलीट करने की जगह इंसर्ट करो, बात वही है. क्लियर है या नहीं है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है. रिप्लेसमेंट 1 का, 2 का, तो ग्रॉस रिप्लेसमेंट भी होता है और पॉइंट रिप्लेसमेंट भी होता है.
ग्रॉस डिलीशन और इंसर्शन भी होता है और पॉइंट डिलीशन और इंसर्शन भी होता है। इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, जो एक डीएनए में चेंज हो रहे हैं, इसलिए इनको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। तो इसको हम नाम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। डीएनए में म्यूटेशन है इसलिए इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। और ऐसा म्यूटेशन होने की वजह से डिजीज कॉज होती है, डिसऑर्डर कॉज होते हैं, और इनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम इसको बोलते हैं, ओके, क्योंकि ये मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव को फॉलो करते हैं। और ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो रिसेसिव फॉर्म में इनहेरिटेंस शो करते हैं, इसलिए हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, ओके। तो जीन म्यूटेशन हो गया। तो एक तो ये चेंज हुआ डीएनए में चेंज की वजह से डिसऑर्डर पैदा होना, एक होता है डीएनए में चेंज होने की वजह से डिसऑर्डर पैदा होना, मतलब म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर पैदा होना। आप बोलोगे सर ये म्यूटेशन कौन करता है? यूवी रेज, कई एक्सटर्नल म्यूटाजेंस, केमिकल्स, ये इसको जीन में चेंज, डीएनए में चेंज कर देते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं। तो एक डिजीज कॉज होने का बॉडी में एक तरीका मिला हमें, वो मिला जीन म्यूटेशन। क्या मिला? जीन म्यूटेशन। हमारी बॉडी में डिजीज कॉज होने का दूसरा तरीका आपको बतलाते हैं। पहला तरीका समझ में आ गया? यस। अब सेकंड तरीका क्या है सर? आपकी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज होने का सेकंड तरीका जो है वो है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज अगर हो जाता है, जैसे उसकी शॉर्ट आर्म का डिलीशन हो गया, कोई आर्म ऐड हो गई, तो क्रोमोसोम की आर्म जो है वो डिलीट और इंसर्ट हो जाती है, उससे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ऐसा किस वजह से होता है सर? ऐसा एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पर जीन म्यूटेशन होता है। एक साथ कोई हजारों करोड़ों बेस पेयर्स का एक साथ या तो डिलीशन या इंसर्शन, यानी डीएनए का बहुत बड़ा सेगमेंट अगर टूट जाता है या लग जाता है, अंदर डुप्लीकेट हो जाता है, उसकी वजह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से भी डिजीज होती है। और ऐसा कैंसर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसमें? कैंसर। तो ह्यूमन में जो कैंसर्स होते हैं उसका बेसिक रीजन जो है वो चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है। कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो यहां पर वर्क करते हैं। और नंबर 3 जो होता है वो होता है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल। अब एक सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर जितने होने चाहिए उतने ना होकर के एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो ज्यादा या कम हो जाए, पूरा क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया, पूरा क्रोमोसोम ही चेंज हो गया, नंबर ही बदल गए, तो फिर भी आपकी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो डिसऑर्डर को 2 कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है। कौन सा? एक कैटेगरी है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो कि डीएनए में चेंज होने की वजह से होते हैं, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज होने की वजह से होते हैं। और क्रोमोसोम में नंबर कैसे चेंज हो सकता है? एक साथ एक सेट का नंबर चेंज हो गया, चेंज इन सेट नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होने के 2 तरीके हैं। तो सेट नंबर चेंज, ठीक है, सेट नंबर चेंज। मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में 2n है, 4n हो गया, 6n हो गया, एक n में 23 क्रोमोसोम है। तो सोचो एक n और एक्स्ट्रा हो गया तो 23 और ऐड हो जाएंगे एक साथ। तो सेट के अंदर सेट नंबर चेंज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कौन सी प्लॉइडी? इसको बोलते हैं हम यूप्लॉइडी। कौन सी प्लॉइडी? यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी के अंदर अगर 2n है और 2 सेट और ऐड कर दिए तो 2 से ज्यादा हो गए तो इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल है पॉलीप्लॉइडी, जो प्लांट्स में बहुत जरूरी है, प्लांट्स में बहुत कॉमन है। प्लांट्स में क्यों कॉमन है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये प्लॉइडी होती है माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन का फेलियर होने की वजह से। तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन का फेलियर होने से यूप्लॉइडी हो जाएगी। और यूप्लॉइडी में एग्जाम्पल कॉमन है पॉलीप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी जनरली कॉमन होती है प्लांट्स में, और पॉलीप्लॉइडी होने की वजह से प्लांट स्टेराइल हो जाते हैं। तो सेट नंबर में चेंज। अब है चेंज विद इन सेट, विद इन अ सेट। तो विद इन
एक सेट में जो क्रोमोसोम नंबर है उनमें चेंज। जैसे हमारी बॉडी में एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, अब आपको उस 23 क्रोमोसोम एक सेट के अंदर डुबकी मारनी है, वहां देखना है या तो 23 है या 24 है या 22 है, या तो ज्यादा हो गए या कम हो गए, मतलब एक पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो चेंज विद इन अ पर्टिकुलर सेट, क्रोमोसोम नंबर चेंज इन क्रोमोसोम नंबर चेंज विद इन अ पर्टिकुलर सेट। अगर आपका डिसऑर्डर है, ऐसा अगर चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ये कैसे हो सकता है सर? ये होता है भाई मियोसिस होते टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ये देखो, ये सेल है, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक क्रोमोसोम ये हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम यहां पर हो गया, इसको ये उठा करके ले जाने वाला है ऊपर, इसको ये ले जाने वाला है नीचे। तो ये मान लो ये वीक बना, ये वीक बनते ये फाइबर टूट गया और ये अटैचमेंट उल्टा हो गया कि यहां वाले को भी अटैच कर लिया। इसको बोलते हैं फॉल्टी अटैचमेंट और फॉल्ट ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस में एनाफेज के दौरान इन दोनों को होना था अलग, लेकिन ये अलग नहीं हुए। फॉल्ट होने की वजह से ये या तो इधर चले गए दोनों या नीचे चले गए दोनों। मेरे केस में मैंने इन दोनों को ऊपर ले गया। तो जब मैंने ऊपर ले गया तो आपको पता है ऐसे लाइन में 23 क्रोमोसोम यहां पर है और नीचे वाली लाइन में 23 क्रोमोसोम है। तो उसमें से मान लो ये 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है जिसके साथ कुछ गड़बड़ हुई, तो बाकी सारे तो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए। ये वाला भाई साहब जो है ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया। तो क्या हुआ कि नीचे वाले 23 की जगह रह गए 22 और ऊपर 23 की जगह हो गए 24। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें तो 21 जो है वो आया ही नहीं, गायब हो गया। इसमें 21 दो हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये नॉर्मल 23 के साथ अगर फ्यूज होगा ये गैमेट, तो यहां 47 क्रोमोसोम बना देगा। 2 तो है ही है, 2 तो 21 नंबर के 2 क्रोमोसोम तो है, इसके पास 21 का 1 होगा तो 3 21 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। और इसके पास 21 है ही नहीं, इसके पास 21 1 है, तो ये इसके साथ फ्यूज होगा जाकर के, तो यहां पर 45 क्रोमोसोम बनेंगे और 45 के अंदर 21वें नंबर क्रोमोसोम केवल अकेला है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोसोमी। तो ये हो गया ट्राइसोमी और ये हो गया मोनोसोमी। अगर ऐसा 21वें नंबर क्रोमोसोम के साथ हुआ है एन्यूप्लॉइडी ट्राइसोमी वाला, तो वो हो गया डाउन सिंड्रोम। और अगर ऐसा एक्स क्रोमोसोम के साथ हुआ है तो इसके अंदर आएगा एक एक्स ओनली, तो ये हो गया टर्नर्स सिंड्रोम। और ये ट्राइसोमी अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ होती, ये डिसजंक्शन अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ होता 21वें की जगह, तो ये मेल क्रोमोसोम वाई के साथ फ्यूज हो जाता, तो ये बन जाता XXY और ये हो जाता क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या हो जाता? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है और डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। और ये डिफेक्ट की वजह से होता है, एन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है। और ये एनाफेज 1 के दौरान जो डिसजंक्शन होता है उसमें फेलियर हो गया, इसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसको सेपरेट होने को बोलते हैं डिसजंक्शन, हुआ नहीं तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग एनाफेज 1 कॉजेज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ओके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? यस और नो? तो ऐसे आप पूरा का पूरा आप डिसऑर्डर्स जो है उनको हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब 2 तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या थे? क्रोमोसोम में नंबर चेंज होने की वजह से डिसऑर्डर। तो हमने यूप्लॉइडी पढ़ ली और एन्यूप्लॉइडी के अंदर हमने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर ट्राइसोमी और टर्नर सिंड्रोम जो है वो मोनोसोमी का एग्जांपल पढ़ लिया। बाकी उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो रीड करने होते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में टिक कर सकते हो। करेक्ट। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको, वो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं भाई? वो तो होते हैं डीएनए में चेंज होने की वजह से, जीन में चेंज होने की वजह से। तो जीन तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। तो आपकी बॉडी में आपको पता है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। तो ऑटोसोम रिलेटेड और सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो 2 डिसऑर्डर्स होते हैं आपके पास में।
तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स समझ में आया ना? जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन म्यूटेशन की वजह से, डीएनए में चेंज होने की वजह से दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और जेनेटिक्स में डिसऑर्डर्स देखते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम सबसे पहले देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को दो टाइप में, जिसकी जीन, हमको पता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन डिफेक्ट की वजह से होता है। जीन दो से रिलेटेड हो सकता है, ऑटोसोम लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। ऑटोसोम से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, जैसे आपके पास में है सिकल सेल एनीमिया, जैसे आपके पास में थैलेसीमिया, जैसे आपके पास में है एल्बिनिज्म। ये जितने भी हैं वो सब रिसेसिव है, ये सब रिसेसिव होते हैं, इनकी जीन रिसेसिव होती है। एक्स लिंक्ड दो टाइप के हैं, कौन कौन से? हीमोफीलिया, कौन सा है? एक्स लिंक्ड जो है वो है हीमोफीलिया, ओके। और कलर ब्लाइंडनेस, और ये भी कैसी होती है? रिसेसिव जीन होती है। तो इन सभी के जो सिम्टम्स होते हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ लेने, इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है ये आपको समझना चाहिए। तो सेक्स लिंक्ड का बता देता हूं, एक्स नॉट कैरियर होती है, एक्स ये डिजीज्ड फीमेल हो गई, और एक्स और वाई हेमीजाइगस में कलर एक्सप्रेस होगा, डिजीज कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो ये हीमोफिलिक मेल हो गए। तो एक्स लिंक्ड डिजीज जो होती है उनके मेल के अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, बिकॉज इट इज रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होना पड़ता है, ये रीजन होता है। सेम विथ कलर ब्लाइंडनेस। तो ये मेंडल के जितने भी आप क्वेश्चंस करते हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा, इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं इससे, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया, और ये इसमें एक फिनाइल कीटोन्यूरिया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक टाइप का प्लियोट्रोपिक जीन है। अब आपको समझाता हूं प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है। आपको पता है मेंडल के अकॉर्डिंग वन जीन गवर्न वन कैरेक्टर, अगर वन जीन गवर्न मल्टीपल कैरेक्टर्स, one gene govern multiple characters, that is pleiotropic gene. So this gene is pleiotropic gene. तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में ऐसा ही होता है, एक जीन की डिफेक्ट होने से एक सिंगल एंजाइम नहीं बनता है, वो एंजाइम एक एक्स एमिनो एसिड को वाई में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो वो एक्स एमिनो एसिड ज्यादा हो जाता है बॉडी में, वो डिपोजिट हो जाता है, मेटाबॉलिक पाथवे, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे को हैम्पर करता है और उसको डिफेक्ट कर करके मल्टीपल कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाता है। तो एक जीन की वजह से हो रहा है, तो इसलिए फिनाइल कीटोन्यूरिया की जीन 12th नंबर क्रोमोसोम पर है और ये प्लियोट्रोपिक जीन है। दूसरा एक और होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है, जैसे स्किन कलर, कौन सा कलर है? स्किन कलर, ठीक है। एक कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर को क्या करते हैं? मल्टीपल जीन्स, एक कैरेक्टर को मल्टीपल जीन अगर कंट्रोल करते हैं तो इसको हम इन मल्टीपल ऐसे इनहेरिटेंस को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इनको बोलते हैं पॉलीजीन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है स्किन कलर। इसके लिए कितनी जीन होती है? 3 जीन्स, 3 जीन होती है इसके पास में, बोल के बताऊंगा, A, B एंड C, ये 3 जीन होती हैं। जो 3 जीन का मतलब कितने एलील? 6 एलील, कैपिटल A कैपिटल B, स्मॉल कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, 6 एलील, 3 जीन A B C, ये 3 जीन मिलकर के स्किन कलर को क्या करती है? गवर्न करती है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया एक एग्जाम। दूसरा हो गया अल्फा थैलेसीमिया, A थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया कितने जीन से? 2 जीन से, 2 जीन होती हैं जिससे ये गवर्न करती है अल्फा थैलेसीमिया, ओके। तो ये आपका हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब स्किन कलर का एक रेशियो होता है, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए, 1:2, 5:2, 15:2, 20:2, 15:2, 5:1। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा गलत हो गया, 15:2, 5:1 और 5:1, ओके। तो ऐसे कर करके आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो कोई पूछेगा नहीं आपसे, सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये 3 जीन और ये 2 जीन। अब आपको समझाते हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। सुनना मेरी बात, 3 जीन
अब इसमें एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा एलील में डिफेक्ट उतना ही डिफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ एलील डिफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे ही विग्रसनेस भी बढ़ती जाएगी। तो एडिंग इफेक्ट होता है एलील का, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। एलील की क्वांटिटी की वजह से चेंज भी ज्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। वर्ड इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों स्किन कलर और ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थैलेसीमिया में भी, स्पेशली थैलेसीमिया ए, दो टाइप का होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी। थैलेसीमिया ए 2 जीन से गवर्न होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और क्वांटिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही डिफेक्ट बढ़ता जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है ये दोनों के दोनों। अब एक है डिफेक्ट, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट और क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वांटिटेटिव डिफेक्ट क्या होता है कि सर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रहा है सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में, दोनों ही कंडीशन में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है, उसकी वजह से कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। सर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को बनाते हैं ग्लोबिन चेन्स। 2 ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन में, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। सुनना, जितने नंबर की अल्फा ग्लोबिन चेन होगी उतने ही नंबर के बीटा ग्लोबिन चेन होंगे। मान लो 50 अल्फा है और 50 बीटा चेन्स हैं, तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्मेशन, दोनों एक दूसरे के बराबर इक्वल बन रही है, कोई भी एक्सेस में नहीं बन रही है ना। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि अल्फा ग्लोबिन चेन तो जितनी बननी है नंबर में उतनी ही बनेगी, बीटा ग्लोबिन चेन भी उतनी ही बनती है जितनी अल्फा बन रही है, मतलब क्वांटिटी में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है सिकल सेल एनीमिया में। लेकिन जो बीटा ग्लोबिन चेन जो नॉर्मल क्वांटिटी में बन रही है वो सारी की सारी चेन डिफेक्टिव चेन होगी, एकदम नकारा होगी, बिना काम की होंगी। तो बताइए क्या मतलब हुआ क्वांटिटी को संभाल करके। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पर एक एमिनो एसिड में चेंज होता है। आप सोचो, एक एमिनो एसिड में चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे एक सिंगल बेस पेयर का रिप्लेसमेंट हो गया है। जो ऊपर जीन है, डीएनए है, उस डीएनए में टी की जगह पर ए आ गया, और उस टी की जगह पर ए आने की वजह से पहले कोडॉन GAG था एमआरएनए का, वो कोडॉन GUG हो गया है। तो GAG 6th पोजीशन पर ग्लूटामीन को कोड करता था, जो नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन होती थी। लेकिन अब GAG की जगह उस म्यूटेशन की वजह से कोडॉन GUG हो गया है, और वो 6th पोजीशन पर GUG ग्लूटामीन की जगह वेलिन बना दे रहा है, और इसकी वजह से वो बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव बन गई। तो बनी तो नॉर्मल अमाउंट में थी, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं था, क्वांटिटी एकदम ओके है, क्वालिटी खराब है। तो इसको सिकल सेल एनीमिया को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट। हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने के पीछे रीजन है क्वालिटेटिव डिफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। इसको थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी भी बोलते हैं। सबसे कॉमन होता है थैलेसीमिया ए, अल्फा थैलेसीमिया। सर नाम क्यों रखा है ऐसा? यहां पर देखो कि हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव बनेगा, लेकिन यहां हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनने के पीछे रीजन डिफेक्टिव चेन फॉर्मेशन नहीं है। यहां पर अल्फा चेन और बीटा चेन बिल्कुल प्योर बनेगी, कोई डिफेक्टिव फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव कैसे बना? अरे भाई, क्वांटिटी डिफेक्टिव है, क्वांटिटी जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनी किसी एक चेन की। अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा ग्लोबिन चेन को बनाने वाली जो 2 जीन है, HbA1 और HbA2, ये दोनों लिंक्ड जीन है। और ये लिंक्ड जीन कौन से नंबर क्रोमोसोम पर है? ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है। अब 16 नंबर पर प्रेजेंट ये दोनों जीन जो है, इनके जो 4 एलील हैं, ये चारों एलील मिलकर के एक अल्फा ग्लोबिन चेन की बनने की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। तो उस एलील में से मान लो 2 एलील डिफेक्ट हो गए, 3 हो गए, तो जितने ज्यादा डिफेक्ट होते जाएंगे इतनी ही कम फॉर्मेशन होगा चेन का। तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा थैलेसीमिया में एकदम वेल फंक्शनिंग अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगी, लेकिन क्वांटिटी कम बनेगी। तो जब अल्फा और बीटा मान लेते हैं दोनों को 50-50 बनना था, तो अल्फा बनी 30 और बीटा बन गई 50। तो जब ये 30 इधर बनी तो 30 का 30 के साथ बॉन्डिंग हो गया,
अब बीटा एक्सेस हो गई ना 20 बीटा एक्सेस चेन जो है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर जाकर के डायमर बना करके चिपक जाएगी और आरबीसी की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगी, तो आरबीसी का लाइसिस भी कर देती है। ये होता है अल्फा थैलेसीमिया में। अल्फा थैलेसीमिया में किसका एक्सेस हो जाता है? बीटा का एक्सेस हो जाता है। एक्सेस मतलब बनता नहीं है, एक्सेस बीटा का मतलब वो बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्फा कम बनी। यस और नो? तो बताइए कैसा डिफेक्ट हो गया? क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो गया। आ गया समझ में? क्लियर? और इनहेरिटेंस कैसा है? ये पॉलीजेनिक है, 2 जीन कंट्रोल कर रही है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी है। और डिफेक्ट, अल्फा चेन की क्वांटिटी कम बन रही है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट भी है। ओके, अब आता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन कम बनेगी। इसको बीटा चेन को क्वांटिटी को डिसाइड करने वाला जीन है HBB, अकेला जीन डिसाइड करता है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है। इसमें डिफेक्ट होने की वजह से बीटा चेन का फॉर्मेशन क्वांटिटी कम बनेगा और अल्फा का एक्सेस हो जाएगा। जब बॉन्ड कम बनेंगे, क्योंकि जितना बनना चाहिए था ये 50 ये 30, तो अब 20 एक्स्ट्रा अल्फा रह गई, तो अल्फा चेन जो है उस अल्फा चेन का ज्यादा एक्सेस रह जाएगा इसके अंदर, और ये अल्फा चेन जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के प्रेसिपिटेट हो जाएगी और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट? तो दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। ये कहीं कॉमन होता है, मेडिटेरियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर बड़ा कॉमन है थैलेसीमिया। उनमें ये डिफेक्ट म्यूटेशन की वजह से आया, और ये म्यूटेशन जीन है और ये रिसेसिव कंडीशन के अंदर इनहेरिटेंस होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ओके, और ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है इनका जीन, बताई दिया आपको। ये था आपका ऑल अबाउट, है ना। अब आपको पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस जो है उसका सिंपल एक बात याद रखिए, रामबाण। ये सिंबल तो पता होने ही चाहिए भाई, देखो, है ना। इसमें ये पेडिग्री एनालिसिस जो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ये चीज। पेडिग्री एनालिसिस में ये डिफेक्टेड फीमेल है, ये अनडिफेक्ट, ये नॉर्मल मेल है, तो मेल क्रॉस होता है, ये राउंड होता है। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा इनकी जो ये लड़की है, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये सीक्वेंस बताता है। फर्स्ट गर्ल है, सेकंड बॉय है, थर्ड बॉय है, ये तो बहू है, ये फोर्थ गर्ल है। तो इसमें सेकंड बॉय डिफेक्टेड है और थर्ड गर्ल डिफेक्टेड है। तो इसको कैसे पहचानना है? ट्रिक है कि जितनी भी ऑफस्प्रिंग है उनमें से कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग डिफेक्टेड होगी। तो इस क्रॉस में यहां डिफेक्ट मिल रहा है, इस क्रॉस में यहां डिफेक्ट मिल रहे हैं, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको अगर ऐसी पेडिग्री एनालिसिस जिसके अंदर जो डिफेक्टेड है उसकी नीचे प्रोजेनी जो है उनमें डिफेक्ट मिलता है, जो डिफेक्टेड है उनमें डिफेक्ट मिलता है, तो ये होगा डोमिनेंट कैरेक्टर। कौन होगा? डोमिनेंट होगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का पेडिग्री एक ही जैसा होता है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स डोमिनेंट है, तो इसलिए हमने इसको पहले से दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर होता है जिसकी ये पेडिग्री है। ये लिंक मिल गया नंबर 1 कि जहां पर डिफेक्ट है उसके प्रोजेनी के अंदर ऑलवेज डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं, सभी में कहीं ना कहीं दिखेगा। ये हो गया। ये वाला क्या है? ये सिकल सेल एनीमिया का है। आपको पता है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आप हमेशा याद रखना अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ओके, और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अगर फीमेल डिफेक्टेड है, कौन डिफेक्टेड है? ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर फीमेल पेरेंट। 2 बातें बता रहा हूं बस, इससे कैटेगरी सॉल्व हो जाएगी। फीमेल पेरेंट डिफेक्टेड या अफेक्टेड, कुछ भी बोल दो, फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड। ऑटोसोमल रिसेसिव को कैसे पहचानेंगे? अगर यहां पर फीमेल पेरेंट अफेक्टेड होता और प्रोजेनी में अगर उसकी फीमेल अफेक्टेड मिल जाए, अगर फीमेल अफेक्टेड है और इनकी प्रोजेनी के अंदर अगर फीमेल प्रोजेनी अफेक्टेड मिल जाए तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। तो फीमेल पेरेंट अफेक्टेड एंड फीमेल, तो इसको अपन सिंपल लिख देते हैं, एक्स लिंक्ड के लिए लिख देते हैं, है ना। इसको लिख देते हैं ऐसे, ऑटोसोमल रिसेसिव की बजाय हम लिख देते हैं
एक्स रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का पेडिग्री क्या होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव को पहचानो कैसे कि फीमेल अफेक्टेड है, पेरेंट हाँ अफेक्टेड है। नीचे देख लो, अगर आपको नीचे की तरफ में अगर फीमेल अफेक्टेड दिख गया तो अगर फीमेल प्रोजेनी तो ये है नो एक्स रिसेसिव। अगर कोई पेडिग्री एक्स रिसेसिव कब नहीं होगी? एक्स रिसेसिव पेडिग्री, एक्स रिसेसिव डिजीज की पेडिग्री वो नहीं होगी जिसमें अफेक्टेड फीमेल की प्रोजेनी में अगर फीमेल प्रोजेनी अफेक्टेड मिल जाए, फीमेल प्रोजेनी अफेक्टेड है। इफ फीमेल प्रोजेनी इज अफेक्टेड व्हेन फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड देन देयर इज ऑटोसोमल रिसेसिव, मे बी ऑटोसोमल रिसेसिव बट कंफर्मली नो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये कंफर्म है, कंफर्म देयर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो फिर कौन सा होगा सर? अगर ऐसा हुआ फीमेल अफेक्टेड है और नीचे प्रोजेनी भी फीमेल अफेक्टेड आ गई तो सर ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि वो प्रोजेनी, वो जो पेडिग्री है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ऑर्डर की, डिसऑर्डर की नहीं होगी। तो सर किसकी होगी? अरे भाई किसकी होगी वो तो बात की बात है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव की है या ऑटोसोमल डोमिनेंट की है? तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट का की आपको पता ही है कि जो अफेक्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट तो तभी होगा जब हर टाइप के डिजीज के जो पेरेंट्स हैं उनमें नीचे की तरफ में 100% डिजीज मिलेगी। यस और नो? तो यहां देख लो, यहां डिजीज नीचे आ रही है लेकिन ऊपर पेरेंट में डिजीज नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट तो यहां फॉलो नहीं हो रहा है। ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉलो कब होता है? जब यहां डिजीज होती है, नीचे डिजीज है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। तो ये पेडिग्री पहले ही भिड़ते ही आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट का की काम नहीं कर रहा है कि अफेक्टेड प्रोजेनी अफेक्टेड, हर जनरेशन अफेक्टेड। ये देखो यहां अफेक्टेड नहीं है, नीचे अफेक्टेड आ गया, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए अफेक्टेड, नीचे अफेक्टेड, अफेक्टेड, नीचे अफेक्टेड, हर जनरेशन में अफेक्टेड आना चाहिए ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऐसा इधर नहीं हो रहा है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। अब बच गया सर ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव को कैसे पहचानेंगे इन दोनों से, इसमें से? तो की कौन सी आपके पास में दूसरी प्रेजेंट है? पहली की तो अप्लाई कर दी आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट को चेकआउट करने की। अब किसको चेकआउट करना है? नो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली की। तो 100% कंफर्म नो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कब होता है? जब फीमेल पेरेंट अफेक्टेड है और फीमेल प्रोजेनी अफेक्टेड मिल रही है। तो इसमें फीमेल पेरेंट तो अफेक्टेड नहीं है, तो ये कहे कि यहां पर खत्म हो गई। अब आपको दूसरी की अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आपको देखना पड़ेगा क्या कि दोनों ही अनअफेक्टेड है, और दोनों ही अनअफेक्टेड है और फीमेल अफेक्टेड मिल गई है। ठीक है? तो बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड एंड फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड, then autosomal recessive. Then autosomal recessive. When both parents are unaffected, and female is unaffected, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहां पर एक की मिलती है, थर्ड नंबर की, और वो किसकी की है? ऑटोसोमल रिसेसिव की। और बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड, both parents unaffected and female progeny affected। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड है और फीमेल प्रोजेनी अफेक्टेड मिल गई तो 100% ये क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। तो हम इसको कह सकते हैं सिंपली, इसको भी यहां देख लीजिए कि फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड एंड नीचे ध्यान रखिएगा फीमेल पेरेंट, मेल नहीं होना चाहिए, मेल सिंपल होना चाहिए, है ना। और व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड एंड फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड देन ऑटोसोमल रिसेसिव, नो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये समझ में आ गया, बोथ पेरेंट अनअफेक्टेड, फीमेल पेरेंट अफेक्टेड, तो पेडिग्री में नो एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो बचा कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट तो वैसे ही नहीं था, ऑटोसोमल रिसेसिव का की फॉलो हो गया,
और एक्स लिंक रिसेसिव का की वैसे ही नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके 3 की याद रखिएगा आप लोग। ऑटोसोमल रिसेसिव, बोथ पेरेंट्स अनअफेक्टेड, फीमेल पेरेंट अफेक्टेड, ऑटोसोमल रिसेसिव, नो एक्स लिंक रिसेसिव। नो एक्स लिंक रिसेसिव 100% कब होगा? व्हेन फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड एंड फीमेल पेरेंट इज अफेक्टेड, female parent is affected and female progeny is affected, then there is 100% no X-linked recessive। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का तो पता लग ही गया है, ऑल प्रोजेनीज आर अफेक्टेड इन व्हेन पेरेंट्स आर अफेक्टेड। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये हो गया प्रोजेनी। ये है आपका सारा का सारा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से ज्यादा क्वेश्चंस डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे नीट के अंदर। आपको जो थ्योरी एनसीईआरटी में लिखी गई है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, थ्योरी आप लोगों को पूरी पढ़नी है एनसीईआरटी से, और थर्ड उससे बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तब जाकर के आपका सारा का सारा प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा। अब आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन आपकी 2 चीजें कमजोर है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट वो है कंसेप्ट, वो लेक्चर देखने से समझ में आता है। फिर ये लेक्चर के साथ इसकी पीडीएफ पढ़ते हो तब वो लेक्चर थोड़ा दिमाग में घुसता है, और उसके बाद में दूसरा काम आपको करना होता है, वो होता है थरोली पूरी थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़नी होती है, और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। तो आप अब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपके ये पिछले वाली चीजें जो वीक है, अब ये लेक्चर देखने के बाद में आपकी ये पिछले वाली जो चीजें हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आपकी एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो अब वो क्वेश्चन आपसे बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका टॉपिक क्लियर हो गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये चैप्टर ओनली 2 लेक्चर के अंदर, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ऐसे ही आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, और जिसमें आप पजल्ड हो रहे होंगे, जिसको आप बना नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको वो बनाने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, और वो है कंसेप्ट प्रिपरेशन एंड थ्योरी रीडिंग। तो थ्योरी रीड करना आपके हाथ में है, लेकिन रीड करते टाइम समझ में नहीं आएंगे। रीड करने के लिए एक और चीज की प्री रिक्विसाइट होता है, वो है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लेक्चर्स देखने होते हैं। तो आपने मेरा लेक्चर देखा, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर आपने अपने से थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और थ्योरी एक बंच बन गया। अब आपकी एलिजिबिलिटी बन गई है एनसीईआरटी कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यू सॉल्व करने की। और जब आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यूज सॉल्व करोगे तो आपका ये जो बंच है वो थ्योरी और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाला, वो आपको हेल्प करेगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और बस ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं तो कम टाइम में आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, और यही इस मोस्ट वांटेड सीरीज का यूएसपी है। तो इसको मेंटेन रखेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।